हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। इन्फ्लेशन का पहला पार्ट आपने देखा था, जिसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाया था, और जो मुद्रास्फीति है उसका प्रभाव है, किसको प्रॉफिट होगा और किसको लॉस होगा। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मुद्रास्फीति का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो ये मुद्रास्फीति है इसको दो लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा जो करती है वो भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट करती है। भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट। दो लोग मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी आरबीआई और भारत सरकार। दो लोग, आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति बनाती है। आरबीआई क्या बनाती है? मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। और जो भारत सरकार बनाती है वो बनाती है फिस्कल पॉलिसी। हिंदी में बोलेंगे राजकोषीय नीति। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, और आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। अब आते हैं आरबीआई कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा होनी चाहिए कितनी नहीं, उसकी मात्रा आरबीआई तय करती है। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा होनी चाहिए कितनी नहीं, उसकी मात्रा कौन तय करेगा? आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव होती है ना कि क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, आरबीआई एक साल में कितनी बार मौद्रिक नीति बनाती है? तो 6 बार। एक वर्ष में कितनी बार बनाएगी? 6 बार। तो 6 बार का मतलब होता है कि द्विमासिक होता है। हम इसको क्या बोलेंगे? द्विमासिक। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? वित्तीय वर्ष हमने बैंक वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है आरबीआई का वो 1 जुलाई से 30 जून चलता है। 1 जुलाई से 30 जून चलता है। तो जब 1 जुलाई से 30 जून वित्तीय वर्ष होता है तो जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो ये एग्जाम में आता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति कितनी बार बनाती है एक वर्ष में? तो 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अब आते हैं भारत सरकार कैसे मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। तो जो राजकोषीय नीति होती है वो एक वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, यानी 4 तिमाही होती है। कितनी तिमाही होंगी? 4। भारत का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो अप्रैल मई जून,
जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो एक वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। क्वार्टर को हम तिमाही से डिनोट करते हैं। तो यहां पे आप समझ लीजिए, बजट के द्वारा सरकार, बजट के द्वारा, बजट के द्वारा सरकार, बजट के द्वारा, बजट के द्वारा सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाती हैं, ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों पर प्रभाव न पड़े। जब बजट बनाया जाता है तो बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही बजट बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है? 4 क्षेत्रों पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जो 4 सेक्टर्स हैं उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो जो 4 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन का। सबसे पहले उत्पादन, यानी जब भी बजट पेश किया जाता है सबसे पहले प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात करेंगे। उत्पादन के बाद फिर जब प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की बचत होगी, और जब बचत होगी तो पैसे का हम क्या करेंगे? निवेश करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्हीं 4 सेक्टर को बचाने के लिए सरकार हर साल बजट पेश करती है और अपनी इकोनॉमी में इन्हीं 4 सेक्टर को बचाने के लिए फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करती है। अगर मान लो उत्पादन कम हो जाए तो रोजगार कम हो जाएगा, बचत कम हो जाएगी और निवेश कम हो जाए। इसीलिए इन सबको बचाने के लिए हर साल जो है बजट बनाया जाता है और हर 3 महीने में इकोनॉमी को रिवाइज किया जाता है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है वो 2 लोग मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, आरबीआई और भारत सरकार। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जिसमें सबसे पहला रेट होगा CRR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित जो अनुपात है प्रेजेंट टाइम में 4.50% है। लेकिन ये ध्यान रहे अभी क्योंकि 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है तो ये बदलता रहता है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम का जो रेट है CRR का वो कितने परसेंट है? 4.50%। भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी
कॉमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी में से, अपनी कुल जमा पूंजी में से 3% से लेकर 15%, 3% टू 15%, 3% से लेकर 15% नगद के रूप में आरबीआई के पास सुरक्षित जमा करते हैं, सुरक्षित जमा करते हैं, सुरक्षित जमा करते हैं। ठीक है, यानी जो मिनिमम कितना होगा 3% और मैक्सिमम कितना होगा 15%। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो सीआरआर को हम बढ़ा देंगे, अगर इन्फ्लेशन रेट घट रहा होगा तो सीआरआर को भी हम घटा देंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम मुद्रास्फीति का रेट देखें तो लगभग 6.5% के आसपास है इन्फ्लेशन रेट, और जब मुद्रास्फीति 6.5% है, स्फीति कितने परसेंट है 6%, तो उसी हिसाब से हम सीआरआर को रखते, क्योंकि सीआरआर एक ऐसा रेट है जो कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट रेटिंग को सीधे सीधे इफेक्टिव करता है। ठीक है, अब यहां सुरक्षित का मतलब समझ लो एज द सिक्योरिटीज जमा करते हैं, यानी आरबीआई सीआरआर इसलिए जमा करती है ताकि भविष्य में कभी भी आरबीआई के पास पैसे की कमी ना हो। ठीक है, क्लियर। तो सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितनी भी कुल जमा पूंजी होगी उसमें से 3% से लेकर 15%, तो प्रेजेंट टाइम में कितने परसेंट है 4.50% किसके पास जमा करती हैं आरबीआई के पास। दूसरा होता है बैंक रेट, दूसरा क्या होगा बैंक रेट, बैंक रेट, और जो बैंक रेट है वो 6.75%। बैंक रेट कितने परसेंट है, बैंक रेट 6.75%। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये एग्जाम यानी लॉन्ग टर्म का मतलब होगा 90 डेज एबव और 180 डेज बिलो, यानी 90 दिन से अधिक और 180 दिन से कम। भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक जब उन्हें दीर्घ काल के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो वे आरबीआई से लोन लेते हैं। किससे लोन लेंगे आरबीआई से। यानी जब दीर्घ काल के लिए लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किससे लोन लेते हैं आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, दीर्घ काल। ठीक है, उसके बाद फिर होता है अगला जो रेट होता है उसे हम बोलते हैं
रेपो रेट, अगला क्या होगा, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट। जो रेपो रेट है प्रेजेंट टाइम में वो 3.50%, नहीं 6.50%, 6.50%। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी जो रेपो रेट होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म, यानी इसका मतलब होगा 90 डेज बिलो, यानी 90 दिन से कम के लिए, 90 डेज बिलो यानी 90 दिन से कम के लिए। जैसे भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक, भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जब उन्हें अल्पकाल के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो वे आरबीआई से लोन लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, अल्पकाल के लिए, इसीलिए एग्जाम में आता है ना कि बैंक रेट और रेपो रेट में से दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें अल्पकाल के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वे आरबीआई से उधार लेते हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट रेट, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट टाइम में 3.050%। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल, यानी 365 दिन में कभी भी इसे हम जमा कर सकते हैं। अभी तक कॉमर्शियल बैंक को लोन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जब आरबीआई को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो किससे लेंगे, कॉमर्शियल बैंक से। आरबीआई को जब लोन की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो वे कॉमर्शियल बैंक से लोन लेंगे। किससे लोन लेंगे, कॉमर्शियल बैंक से लोन। ठीक है, किससे लोन लेंगे, कॉमर्शियल बैंक से। आरबीआई को भी लोन की आवश्यकता पड़ती है और जब आरबीआई को लोन की आवश्यकता पड़ी थी तो वो किससे लोन लेंगे, कॉमर्शियल बैंक से। अभी तक कॉमर्शियल बैंक किससे लोन लेते थे, आरबीआई से, लेकिन अब आरबीआई को लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो वे किससे लोन लेंगे, कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं। अगला रेट जो है एसएलआर, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी
रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात। रिसेंट में ये जो है 18.75% टू कितना होता है 40%। 40% अधिकतम है, अधिकतम, और न्यूनतम की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अच्छा यार, तरल का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट्स क्या होंगे, गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, यानी एक ऐसा एसेट्स जो तुरंत करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, एक ऐसा एसेट्स जो तुरंत करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। जैसे अभी हमने आपको बताया था 91 और 92 के दशक के दौरान जब भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो भारत ने गोल्ड बेचा, और गोल्ड बेचने के बाद फिर भारत ने क्या खरीदा, विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा इसलिए हम यानी जो रुपए की करेंसी की वैल्यू होती है वो गोल्ड के कंपैरिजन में ही हम नोट की छपाई करते हैं। जितना गोल्ड होगा उस रेशियो में हम नोट छापेंगे, ठीक है। तो एसएलआर का भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी में से, बैंक अपनी कुल जमा पूंजी में से, कुल जमा पूंजी में से 18.75% गोल्ड के रूप में आरबीआई के अपने पास, गोल्ड के रूप में अपने पास जमा करती हैं, और भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार के लिए भारत सरकार के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को जमा करते हैं, ठीक है। आरबीआई के लिए क्या मेंटेन करेंगे, गोल्ड मेंटेन करेंगे, और भारत सरकार के लिए एफडी जो फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं उसके लिए। तो ये आपका होता है एसएलआर। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में मनी का बैलेंस का काम करते हैं। कितनी मुद्रा होनी चाहिए, कितनी नहीं, ये कौन तय करता है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू तय करते हैं। तो जो मौद्रिक नीति है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तय करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, यानी सरकार की राजकोषीय नीति। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार की राजकोषीय नीति।
तो जो सरकार की राजकोषीय नीति है, सरकार की क्या राजकोषीय नीति, तो हमने आपको बताया था कि भारत सरकार बजट के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बनाती है जिससे किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों पर प्रभाव न पड़े: उत्पादन, रोजगार, बचत और निवेश। ठीक है, तो जैसे हम मुद्रास्फीति के दौरान कम खर्च करना चाहते हैं, वैसे सरकार भी कम खर्च करना चाहती है। तो पहला जो पॉइंट हमारा होगा वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब हिंदी में बोला जाता है कराधान। हमने आपको बजट पढ़ाया और बजट में हमने आपको बताया था कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। तो टैक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। तो मुद्रास्फीति के दौरान सरकार कौन सा टैक्स का बढ़ाएगी? तो अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो इस टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो टैक्स लगता है ये किस पर लगता है? वस्तु पर। और वस्तुएं मुद्रास्फीति के दौरान क्या है? महंगी हैं। तब सरकार जो है कौन सा टैक्स बढ़ाएगी? प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में वो भी कौन सा? आय कर का स्लैब बढ़ाएगी। आय कर का स्लैब। स्लैब, स्लैब का मतलब जानते हो? जैसे अगर ईयरली यानी वार्षिक आय आपकी 5 लाख रुपया है, वार्षिक आय कितनी है? 5 लाख रुपया है, तो आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1 लाख रुपये यानी 5 लाख रुपए है तो उसे टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुद्रास्फीति के दौरान केवल हम प्रत्यक्ष कर में चेंजेस करेंगे, अप्रत्यक्ष कर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और प्रत्यक्ष कर में कौन सा स्लैब बढ़ाएंगे? इनकम टैक्स यानी आय कर का स्लैब हम बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक व्यय को कम करना। सार्वजनिक व्यय को कम करना। कम करना यानी सार्वजनिक व्यय को कम करना। तो मुद्रास्फीति के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान सरकार सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर, सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर पैसा खर्च कम करेगी। खर्च कम करेगी और विकास की योजनाओं पर पैसा खर्च करेगी। पैसा खर्च करेगी इसलिए खर्च करेगी कि वहां से पैसा वापस आएगा।
वापस आएगा, वहां से पैसा वापस आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बैलेंस्ड बजट पॉलिसी। बैलेंस बजट पॉलिसी संतुलित बजट की नीति। संतुलित बजट की नीति यानी मुद्रास्फीति के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान सरकार को, मुद्रास्फीति के दौरान सरकार को बैलेंस बजट बनाना चाहिए। बैलेंस बजट बनाना चाहिए। घाटे का बजट ना बनाया जाए। क्या भारत जैसे देश के लिए यह संभव है कि वो बैलेंस बजट पॉलिसी बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए क्योंकि भारत में सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर पैसा खर्च ज्यादा होता है। तो जब सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर पैसा खर्च ज्यादा होगा तो बैलेंस बजट पॉलिसी भारत में संभव ही नहीं है, घाटे का बजट ही बनेगा। लेकिन यह बोला जा रहा कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम यानी मुद्रास्फीति के दौरान सरकार को बैलेंस बजट की नीति अपनानी चाहिए, घाटे का बजट ना बनाया जाए। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, अगला कंट्रोल ऑफ कंजम्पशन यानी फोर्थ पॉइंट, उपभोग और बचत का नियंत्रण। उपभोग और बचत का नियंत्रण। ठीक है। यानी जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं वो पैसे खर्च कम करें। ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए जिससे लोग सेविंग की तरफ बढ़ जाएं? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्याज दर बढ़ा दो। ब्याज दर में वृद्धि। अगर हम ब्याज दर में वृद्धि कर दें, जब ब्याज दर में वृद्धि करें तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा? तो फिर बनाइए आकर्षित बचत योजना, अट्रैक्टिंग सेविंग प्लान यानी आकर्षित बचत योजना। जब आप लोग बैंक में जाते हो तो बैंक में लिखा रहता है आकर्षित बचत धमाका। तो जब आकर्षित बचत धमाके का मतलब होता है कि ब्याज दर बढ़ा दिया गया, और जैसे ही ब्याज दर बढ़ा हुआ पता चलेगा तो आप क्या करोगे? सेविंग की तरफ मूव कर जाओगे कि लाओ पैसा बैंक में जमा करते। दूसरा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण करना।
यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण करना। यानी जब हम देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, आकर्षित बचत योजना, और जो आकर्षित बचत योजना कब सक्सेस होगी, जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। आज देखो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाएं बहुत सारी पहुंच गई, नहीं तो एक समय ऐसा था कि आज के 20 साल या 25 साल बैक चले जाइए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दो ही बैंकें थी, वो भी कस्बा में थी, जहां कस्बा यानी टाइम थी। आज देखो बैंकिंग जो सेवाएं हैं यानी सर्विसेज हैं वो रूरल एरियाज में भी बहुत अच्छी हो गई। और अच्छा हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन कराए गए। तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन यानी किसी के उपभोग को कम कब करोगे। अगर मान लो हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई लालच देना होगा। यहां पे अगर बैंक को निर्देश देगी भारत सरकार कि ब्याज दर बढ़ा दो, अब जब ब्याज दर बढ़ाओगे तो ब्याज दर अब पब्लिक तक कैसे पहुंचे, तो आकर्षित बचत धमाका यानी आकर्षित बचत योजना। इसीलिए बैंक में जब जाओ तो पीले पीले कलर का लिखा रहता है बचत धमाका। अब ये बचत धमाका क्या है, एक बार आप लोग जरूर पूछोगे मैनेजर से कि सर ऐसी कौन सी पॉलिसी चल रही, लेकिन ये दोनों कब सक्सेस होगा, जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो बैंकिंग संस्थाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जब स्थापित कर दी जाएंगी तो इससे ये होगा कि लोग अपनी बचत बनाएंगे, लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे तो सेविंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सेविंग रेट किस सेक्टर में पाया जाता है, तो वो है डोमेस्टिक सेक्टर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सेविंग रेट सबसे ज्यादा होता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। यहां पर हम आपको दो क्वेश्चन बता रहे हैं और ये दो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन देखिएगा, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, आरबीआई की मौद्रिक नीति में, आरबीआई की मौद्रिक नीति में कमर्शियल बैंक किस रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है रेपो रेट, दूसरा ऑप्शन है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा होता है बैंक रेट और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब अगर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, आरबीआई की मौद्रिक नीति में कमर्शियल बैंक किस रेट पर दीर्घकाल के लिए लोन लेता है। यहां इसकी हिंदी होगी दीर्घकाल के लिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती, आरबीआई
किससे लोन लेगी? कॉमर्शियल बैंक से। यानी आप लोग कहोगे कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगी, ये ऑलरेडी बता दिए हैं। रेपो रेट जो होता है वो अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकाल के लिए। और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी दीर्घ काल के लिए जब कभी भी लोन की आवश्यकता पड़ेगी कमर्शियल बैंक को, तो वो आरबीआई से कौन से रेट पे लेगी? बैंक रेट पर। ठीक है, बैंक रेट पर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में वो कौन से 4 सेक्टर हैं, कौन से 4 क्षेत्र हैं जिन पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन होगा रोजगार, तीसरा ऑप्शन होगा बचत और चौथा ऑप्शन होगा सभी। तो यहां पे आप बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। क्योंकि 4 सेक्टर होते हैं, तो 4 सेक्टर में उत्पादन, रोजगार, बचत और यहीं पर आपका निवेश, यानी अगर आ जाए यहां पे चौथे पे निवेश, तो फिर 5वां ऑप्शन बनता सभी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी यहां पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही हैं। उपरोक्त क्या हो जाएंगे? सभी। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में कौन सी मुद्रास्फीति चल रही है? भारत में वर्तमान समय में कौन सी मुद्रास्फीति चल रही है? तो सबसे पहले आएगा रेंगती हुई, दूसरा ऑप्शन आएगा टहलती हुई, तीसरा होगा दौड़ती हुई और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। पहली है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा टहलती हुई मुद्रास्फीति और चौथा क्या है? दौड़ती हुई।
अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट है? 6.50%। तो जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है इसका परसेंटेज 1 से लेकर 5% तक होता है, 5% तक होता है। ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति वो 10% से लेकर कितना होता है? 20%, तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? टहलती हुई मुद्रास्फीति, क्योंकि ये 5% से कितने परसेंट होती है? 10% होती है, ठीक है। तो 5% से कितने परसेंट होती है? 10% होती है। ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बाकी और जो क्वेश्चन होंगे वो और हम क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में 6.50% है वर्तमान समय में मुद्रास्फीति। तो जिस रेशियो, अभी मान लो 12% हो जाए तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति हो जाएगी, 4% आ जाए तो जब 4% इन्फ्लेशन रेट होगा तो इसका मतलब जो है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्योंकि 1 से 5 के बीच में है, 5 से 10 के बीच में होगी तो टहलती हुई मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसके आगे वाली क्लास में जो है अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे और ये फिर इसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा।